Hello student, this is Dr. Rajni Chobe, Department of Political Science, R. Mahija PG College. Today I am going to talk about the topic Communist Party of China, चीन का साम्यवादी दल। ये तो हम सब जानते हैं और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट के लिए तो वेरी ही कॉमन है कि चाइना में कम्युनिज़्म फॉलो किया जाता है और इसलिए वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रोविज़न किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ का गवर्नमेंट का मेन ऑर्गन के रूप में भी माना जाता है। पार्टी सुन के ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में पार्टी की बात हो, लेकिन चाइना में जो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन देशों से पूरी तरीके से अलग है, डिफरेंट है। इन देशों में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बहुत ही फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो अपने आप का डिसीज़न लेने के लिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से इस तरीके के देशों के पार्टी सिस्टम से अलग है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा किसी भी और पार्टी को जगह नहीं मिला है। चीन की पूरी शासन व्यवस्था का अगर केंद्र बिंदु है तो वो साम्यवादी दल है। 1949 में चीन की स्थापना के साथ ही चीन के समय वहाँ पे छोटे छोटे कई सारे लोकल पार्टीज़ थे, लेकिन इन सारे छोटे छोटे लोकल पार्टीज़ का चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। चाइना की पॉलिटिक्स में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसा है जो वहाँ की राजनीति का सेंटर पॉइंट है। अब बात होती है कि चाइना में जो फॉर्मूला ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया जाता है उसका और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रिलेशन है। तो चाइना में डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की जाती है और वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का भी प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, यानी जो पॉलिसी है दल का वो भी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है और वहाँ की गवर्नमेंट का जो आधार है, जो बेसिस है, वो भी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होता क्या है? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी निर्णय, कोई भी शासन से संबंधित विषय हो, उस पर निर्णय लेने के लिए बहस हो, सबको आलोचना का अधिकार मिले और उसके बाद मेजॉरिटी के आधार पे सर्वे सर्वा द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के रूप में माना जाता है। चाइना में भी इसी तरीके का डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो किया गया है। चाइना में क्या है कि जब भी शासन से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना होता है तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पार्टी का बैठक होता है और बैठक में सारे विचार विमर्श लिए जाते हैं। किसी भी विषय पे बोलने का मेंबर्स को पूरा अधिकार होता है। वो उनकी अच्छाई बुराई भी कर सकता है, आलोचना का भी अधिकार होता है और पॉलिसी का डिसीज़न हो जाने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व भी पूरी तरीके से हर सदस्य का होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे कैसे है? इस डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन में 2 टर्म हैं, डेमोक्रेटिक प्लस सेंट्रलाइजेशन, यानी जब किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार सभी सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मिलता है, आलोचना करने का भी अधिकार मिलता है, तो वो प्रक्रिया क्या हो गई? डेमोक्रेटिक हो गई। लेकिन उस प्रक्रिया पर माइनॉरिटीज़ की राय को दबा के मेजॉरिटीज़ और उस पार्टी के सर्वे सर्वा के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, भले ही कितनी भी बहस स्वस्थ हुआ हो, कितनी भी आलोचना हुई हो, लेकिन इन सब की राय से इतर अगर उस पार्टी का अध्यक्ष या उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे सर्वा अपनी राय देता है और उस राय को ही माना जाता है, भले ही सारे लोग उसके समर्थन में ना हो, तो उसको केंद्रवाद माना जाता है। यानी चाइना में इसी तरीके का लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है
यानी एक तरफ तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रवाद की बात करके पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भ्रमित कर देते हैं। तो चाइना में जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है वो इसी तरीके का डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डाउन टू अप होता है और अथॉरिटी जो होती है अप टू डाउन होता है। यानी दायित्व जो हो, सत्ता का जो दायित्व है वो नीचे से ऊपर की ओर और सत्ता जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। यानी इसको और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जैसे ऑफिस में नीचे क्लर्क है, उसके ऊपर जूनियर ऑफिसर, फिर सीनियर ऑफिसर, फिर ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है उसके तक जाती है। फिर उसी तरीके से यानी पहले क्लर्क जो काम करेगा वो किसको पे करेगा, अपने जूनियर ऑफिसर को, जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को और उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को। उसी तरीके से जो अथॉरिटी होती है वो अप टू डाउन आती है। अप टू डाउन का यानी पहले हेड से जाएगा सीनियर के पास, सीनियर से जूनियर के पास, जूनियर से जूनियर फिर उस काम कराने के लिए कह देता है क्लर्क को। यानी क्या होता है, एक तरीके से सत्ता क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। और यही कुल मिला के लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद होता है जो चाइना की राजनीति में पाया जाता है, जो डेमोक्रेटिक कम है और सेंट्रलाइजेशन उसमें ज़्यादा है। ये तो है वहाँ पे। और ये पॉलिसी जो है वहाँ की गवर्नमेंट का ही आधार नहीं है, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का भी आधार है। या यूँ कहें कि वहाँ पे लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का जो पहला आधार है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में पाया जाता है। उसके बाद उस आधार का यूज़ चाइना की गवर्नमेंट में किया जाता है। अब बात होती है, हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन से क्या लेना देना होता है। इसीलिए इस पार्टी में जिस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है उस प्रिंसिपल का नाम है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, यानी हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साम्यवादी दल का इतिहास क्या है चाइना में। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 1920 में संघाई में हुआ था और इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है 1921 जुलाई में हुआ था। उस समय 13 मेंबर को मिला के इसकी स्थापना की गई थी। उसके कॉन्फ्रेंस में भी 13 मेंबर शामिल हुए थे। शुरुआत में ही इस दल ने कुछ पॉपुलैरिटी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ये दल चलता रहा 1925 तक लगभग। उसके बाद 25 से 30 के ड्यूरेशन में चियांग काई शेक सत्ता की तरफ उसका रुझान बढ़ा। उसने कोमिनतांग, जो वहाँ की लोकल पार्टी थी कोमिनतांग, उसका प्रमुख था चियांग काई शेक, उसने दल को कुचलने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद उसी समय लगभग 1933 के टाइम कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यभार माओ त्से तुंग को मिला और माओ त्से तुंग साम्यवादी दल के अध्यक्ष बने और उसी समय दल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। चीन में सन यात सेन को, जो वर्तमान चीन है उसका फादर माना जाता था सन यात सेन को। सन यात सेन की जैसे ही डेथ हुई वहाँ पे चियांग काई शेक वहाँ की सत्ता में आए और चियांग काई शेक कम्युनिज्म के पूरी तरीके से विरोधी थे। इसके बाद शुरू हुआ चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में संघर्ष, जो लगभग 1945 से स्टार्ट होकर 1949 तक चला। अंत में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सफलता मिली और चियांग काई शेक की सरकार की समाप्ति हुई। अक्टूबर 1949 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के साथ ही उनका प्रारंभिक उद्देश्य हो गया कि उन्होंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद के आदर्शों को चीन की सत्ता में साकार करना था। यानी चीन की गवर्नमेंट में मार्क्सिज्म
लेनिनिज्म और स्टालिनिज्म का जो पॉलिसी था, जो आइडियोलॉजी था, उसके अकॉर्डिंग चीन की गवर्नमेंट को फॉलो करना उनका ऑब्जेक्टिव बन गया। हालांकि 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी उसका उल्लेख नहीं रहा। लेकिन उसके बाद के संविधानों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जैसे कि 1975 के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का उल्लेख किया गया। अब बात होती है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो इतना इम्पोर्टेंट है चाइना में, उसका मेंबरशिप कैसे एक्वायर किया जाता है, यानी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, दल की सदस्यता। जब 1920 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये 13 सदस्यों के साथ इस्टेब्लिश्ड हुआ था और 1921 में इसने जब अपनी पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे 1951 में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 58 लाख हो गई। बढ़ते हुए 1970 में 170 लाख हो गई और 1971 में ये सदस्य संख्या बढ़कर 3 करोड़ 50 लाख हो गई और 2019 में अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो 9 करोड़ 5,94,000 इसके मेंबर्स हैं वर्तमान में। इसकी सदस्यता को एक्वायर इस तरीके से किया जा सकता है कि चीन का कोई भी सिटीजन जो 18 के एज को कंप्लीट कर चुका हो और वो श्रमजीवी हो, किसी दूसरे का शोषण ना करता हो, वो साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है। सदस्य को बनाने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि पार्टी के 2 मेंबर द्वारा जिस भी व्यक्ति को सदस्य बनाना है उसका नाम प्रपोज किया जाता है। शुरुआत में तो उसे दल का टेम्परेरी मेंबर बनाया जाता है और टेम्परेरी मेंबर बनाने के साथ ही 1 वर्ष तक उसे दल के प्रिंसिपल की बेसिक एजुकेशन उसे दी जाती है। उसके बाद उसके पॉलिटिकल वर्चूज़ का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और जब उसमें वो सफल होता है तो उसे दल का फुल मेंबर बना दिया जाता है। फुल मेंबर बनने के साथ ही उसको दल का डिसिप्लिन और उसके पॉलिसीज़ को, उसके थ्योरी का ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही उसके आचरण पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर बन गया तो ताउम्र वो मेंबर बना रहे। उसको मेंबरशिप से हटाया भी जा सकता है यदि वो दल के सिद्धांतों के विरुद्ध जाए, उनके अनुशासन को ना माने या साम्यवादी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है। पनिशमेंट में उनको फर्स्टली वार्निंग दी जाती है और उससे भी काम ना चले तो कई तरीके के पनिशमेंट के प्रोविज़न हैं और लास्टली उनका मेंबरशिप भी छीना जा सकता है। तो ये तो हुआ कि मेंबरशिप को किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है चाइना में। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी, यानी दल का संगठन कैसे होता है। चाइना में साम्यवादी दल का संगठन कैसे होता है, तो ये संगठन का जो शेप है ये पिरामिड टाइप का है। इसका आकार पिरामिड का है और ये 3 लेवल पे होता है, लोएस्ट, मिडिल और हाई लेवल पे। लोएस्ट लेवल पे जो है वो सेल कहा जाता है, सेल, और मिडिल लेवल पे प्रोविंसेस हैं और अपर लेवल पे या सबसे ऊपर लेवल पे नेशनल पार्टी सिस्टम है। तो इसमें जो है, जो सेल होता है, सेल का क्या काम होता है,
वो काउंटीज़ और नगर पालिका, जो लोएस्ट लेवल का जो सेल है, वो काउंटीज़ और नगर पालिका के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यानी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो सेल का लेवल, जो सेल है, वो काउंटीज़ और नगर पालिका के लेवल पे पार्टी के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। और यही जो काउंटी और म्यूनिसिपैलिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो ऊपर का लेवल है प्रोविंस लेवल, उसके लिए प्रतिनिधियों को इलेक्ट करते हैं। और उसके बाद प्रोविंस जो है, प्रोविंस क्या करता है, प्रोविंस जो है वो नेशनल पार्टी सिस्टम के लिए प्रतिनिधियों को इलेक्ट करता है। और ये तीनों अपने अपने लेवल पे, अपने अपने एरिया में कम्युनिस्ट पार्टी की सारे प्रिंसिपल को फॉलो कराती हैं और उसके अनुसार वहाँ पे कार्य को करती हैं। तो ये उनका पिरामिड शेप होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले बात होगी नेशनल पार्टी कांग्रेस की। नेशनल पार्टी कांग्रेस क्या है? नेशनल पार्टी कांग्रेस का इलेक्शन पहले ही हमने देखा कि जो प्रोविंस लेवल के जो ब्रांच हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा इसके प्रतिनिधि को इलेक्ट किया जाता है। इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है और इसका जो मेंबर है लगभग 19,000 से भी अधिक हैं। इनका रेगुलरली जो है नियम है कि कम से कम वर्ष में एक अधिवेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन जनरली इसका अधिवेशन नहीं होता है। 28 से 1945 तक के ईयर में इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद 1945 से लेके 55 तक में भी इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ और लास्ट के 20 ईयर्स में इसके केवल 2 अधिवेशन हुए हैं। तो अब बात है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना वहाँ की गवर्नमेंट का होल एंड सोल है, तो फिर कैसे, जब इसका कोई अधिवेशन नहीं होता है, तो कैसे वो अपने सारे प्लानिंग करती है और कार्य करती है। तो कांग्रेस यानी नेशनल पार्टी जो कांग्रेस है, वो अपने इन कार्यों को कराने के लिए एक सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट करती है और सेंट्रल कमेटी ही उसके प्रोरोगेशन पीरियड में, उसके सत्रावसान काल में उसके सारे कार्यों को करती है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेवल है केंद्रीय समिति यानी सेंट्रल कमेटी। सेंट्रल कमेटी जो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, वो नेशनल पार्टी कांग्रेस का एक कमेटी है, सेंट्रल कमेटी। सेंट्रल कमेटी में 201 मेंबर होते हैं। इसमें 73 जो है ऑप्शनल मेंबर होते हैं और बाकी फुल मेंबर होते हैं। ऑप्शनल मेंबर का मतलब है कि जब वो प्रेजेंट ना हो तो उनकी जगह पे ये रोल प्ले करें। थ्योरेटिकली तो इसको इलेक्ट, सेंट्रल कमेटी का इलेक्शन कौन करता है? वो नेशनल पार्टी कांग्रेस करता है, लेकिन ये सच नहीं है। व्यवहार में पॉलिटिकल, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक पॉलिटिकल कमेटी है और उस पॉलिटिकल कमेटी की भी एक स्थायी समिति है जिसमें 7 मेंबर होते हैं, वो इनका इलेक्शन करती हैं। और इस सेंट्रल कमेटी का में कौन होता है? इसका मेंबर जो दल के यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो बहुत बड़े बड़े लीडर होते हैं, मुख्य लीडर होते हैं, वो इस सेंट्रल कमेटी में शामिल होते हैं। इसका अधिवेशन ईयरली 2 टाइम होता है, यानी 2 बार इसका अधिवेशन होता है। और जब नेशनल पार्टी कांग्रेस के प्रोरोगेशन पीरियड में यानी उसके सत्रावसान काल में यही उसको उसके सारे कार्यों को हैंडल करता है और उसके डायरेक्टर के रूप में रोल प्ले करता है। कम्युनिस्ट पार्टी के सभी कार्यों को ये डायरेक्शन देता है। इसका भी सेंट्रल कमेटी का भी अधिवेशन ईयरली 1 या 2 टाइम होता है और वो भी केवल 1 to 3 वीक के लिए, 1 to 3 वीक के लिए। ईयरली 1 या 2 टाइम होता है और 1 to 3 वीक के लिए।
इसका काम क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लीडर्स होते हैं उनके द्वारा जो पॉलिसी नेशन के लिए डिक्लेयर कर दी जाती है और फॉलो करा दी जाती है उसके बारे में प्रतिक्रिया जानने का काम इसका होता है। फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे आता है पॉलिट ब्यूरो। पॉलिट ब्यूरो क्या है? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक मेन कमेटी है और यह सेंट्रल कमेटी का डायरेक्टर है और उसका कंट्रोलिंग पॉइंट है। इस कमेटी में 20 फुल मेंबर होते हैं और 6 जो है ऑप्शनल मेंबर होते हैं। इसके सारे डिसीजन सेंट्रल कमेटी को भेजे जाते हैं और सेंट्रल कमेटी इनको अप्रूव करती है। इस कमेटी द्वारा पार्टी की पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है, यानी पार्टी के लिए पॉलिसी बनाने का जो काम होता है वो पॉलिट ब्यूरो के द्वारा किया जाता है और पॉलिट ब्यूरो जो निर्णय लेता है उसको सेंट्रल कमेटी एक्सेप्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। वास्तव में सेंट्रल कमेटी जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार ही सबको लीगैलिटी यानी पॉलिट ब्यूरो द्वारा जो भी निर्णय आए रहते हैं उसको सेंट्रल कमेटी जब भी अपना अप्रूवल देती है तो वो ये ऑब्जर्व करती है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर अकॉर्डिंग है तभी उसको एक्सेप्टेंस देती है, लीगैलिटी प्रदान करती है, अदरवाइज वो उसको कैंसिल भी कर सकती है। पॉलिट ब्यूरो का एक स्थायी समिति भी है, एक स्टैंडिंग कमेटी भी है जिसमें 7 मेंबर होते हैं और इस स्टैंडिंग कमेटी को पॉलिट ब्यूरो का ब्रेन कहा जाता है। यह कमेटी नेशनल पार्टी के पॉलिसी के निर्धारण में एक डिसीजन मेकर का रोल प्ले करती है। फिर चौथे नंबर पे आता है सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। इसमें 8 रेगुलर मेंबर होते हैं और 3 ऑप्शनल मेंबर होते हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेक्रेटरी होता है इस सचिवालय का, इस सेक्रेटरीट का प्रेसिडेंट होता है। सचिवालय को पार्टी का ऑफिस या कार्यालय के रूप में भी जाना जाता है। फिर 5th नंबर पे आता है पार्टी कंट्रोल कमीशन यानी दल नियंत्रण आयोग। दल नियंत्रण आयोग क्या है? ये सेंट्रल कमेटी का ही एक अंग है, एक पार्ट है। इसमें 17 रेगुलर मेंबर होते हैं और 4 वैकल्पिक मेंबर होते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि जब भी पार्टी के नियमों का अगर ब्रेकडाउन होता है तो उससे रिलेटेड जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने होते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना होती है, तो उसके बारे में विचार विमर्श करने का कार्य ये पार्टी कंट्रोल कमीशन करता है। तो अभी तक आपने देखा कि इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट नंबर पे था, पहले था कि हमने पिरामिड आकार देखा जिसमें सेल, प्रोविंस और नेशनल लेवल है। फिर इसके बाद इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस है यानी नेशनल पार्टी कांग्रेस, दूसरा है केंद्रीय समिति सेंट्रल कमेटी, तीसरा है पॉलिट ब्यूरो, फिर चौथा है सचिवालय सेक्रेटरीट, पांचवा है दल नियंत्रण आयोग पार्टी कंट्रोल कमीशन। अब बात होती है कि रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना यानी चीन की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका। जब साम्यवादी दल इतना महत्वपूर्ण है तो इस चीज़ को हम भली भांति समझ सकते हैं कि चीन की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल का रोल कितना महत्वपूर्ण है। 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि चाइना का जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है यानी नेशनल पीपल कांग्रेस और स्टेट काउंसिल यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और राज्य परिषद यानी चाइना का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन सब पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का लीडरशिप होगा। यानी
साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही चाइना की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करेंगी और इसको वहाँ के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नेता के रूप में साम्यवादी दल कार्य करेगा। यानी ये क्लियर है कि पूरी पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट पर, यानी उनके राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर चीन में साम्यवादी दल का ही एकाधिकार है। यानी वहाँ के पार्टी में और गवर्नमेंट में कोई भी डिवाइडिंग लाइन नहीं है, कोई भी विभाजक रेखा नहीं है। जितने भी शासन में प्रमुख पद होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो सब पर साम्यवादी दल के नेताओं का कब्जा है। जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी, उन सब में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ब्रांचेस होती हैं। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के इंटरनल पॉलिसी के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा गाइडलाइन दिए जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसको ये पूरा राइट है कि वो शासन के सारे कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, उनको गाइडेंस दे सकती है और शासन के सभी लेवल तक जाके अगर उसको कोई भी विषय पसंद ना हो या उसको गलत लगे तो उसको रद्द करने का भी, उसके निर्णयों को रद्द करने का भी उसे अधिकार है। वह देश में सभी विरोधी दलों और जो भी कम्युनिस्ट पार्टी से विरोध रखता है या क्रांति करने का सोचता है, तो उन सारे विरोधियों को ख़त्म करने का भी अधिकार उसके पास रहता है, वो ख़त्म भी करता है। चीन में साम्यवादी दल का पूरा जनवादी गणराज्य पर, यानी रिपब्लिक चाइना पर पूरा अधिकार है। वो सत्ता का केंद्र बिंदु है। उसको सेना पर भी उसका पूरा अधिकार है। सेना पर भी चीन के डिफेंस पे भी उसका पूरा कंट्रोलिंग है। साम्यवादी दल की छत्र छाया में ही वहाँ शासन के सारे अंग काम करते हैं। उनको विरोध करने वाले, यानी चीन के नीति निर्माता से लेके चीन के उस नीति को कार्यान्वित करने का जो काम होता है, सब साम्यवादी दल के निर्देशन में ही किया जाता है। यानी पूरी तरीके से सत्ता पर एकाधिकार चीन के साम्यवादी दल का ही है और चीन का साम्यवादी दल इस मामले में अपने लिए किसी भी कॉम्पिटिटर को बियर नहीं करता है, क्योंकि उसके समाज के सारे प्रमुख पदों पे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही शामिल हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का ही पूरा शासन पर एकाधिकार है। कह सकते हैं कि वही सॉवरेन है। चाइना के शासन व्यवस्था में अगर संप्रभु की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बिना चीन की शासन व्यवस्था का कोई आधार नहीं दिखाई देता है। यानी चीन की शासन व्यवस्था का नाम ले तो साम्यवादी दल का जिक्र अपने आप वहाँ पे आता है। अतः चीन की शासन व्यवस्था और साम्यवादी दल दोनों ही समानांतर हैं। थैंक यू।